नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले खबर वैशाली से, जहां पर एक 10 साल के बच्चे का शव पानी से भरे चवर से बरामद किया गया है। और आपको बताते चले कि इस शव की बरामदगी के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। फिलहाल आप तस्वीरों के जरिए देखिए किस तरीके से जो परिजन हैं वो आग लगा रहे हैं और सड़क जाम कर यहाँ पर लगातार परिजनों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। मृत बच्चे की पहचान हरप्रसाद गांव के वार्ड संख्या 4 निवासी सुधांशु कुमार के रूप में की गई है। 10 वर्षीय पुत्र निखिल कुमार के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक बच्चा पिछले 14 दिनों से लापता था, जिसके बाद उसका शव चवर से बरामद हुआ। सूचना मिलने पर परिजन घटना स्थल पर पहुंचे और शव को लेकर पुलिस के विरोध में हंगामा करने लगे और सड़क को जाम कर दिया गया। घटना की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने लोगों को हालांकि शांत कराया, जिसके बाद सड़क पर आवागमन बहाल हो सका। फिलहाल हत्या की जो वजह है उसका पता नहीं चल पाया है और पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई में जुट गई है। और देखिए, सोशल मीडिया पर एक जाति विशेष को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में भोजपुरी गायक संतोष रेणु गुप्ता जो हैं, उन्हें औरंगाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले कि ये जो गायक है वो पटना के निवासी हैं। पटना के बैरमपुर थाना क्षेत्र के ये रहने वाले हैं। वहीं गिरफ्तारी के बाद गायक संतोष के समर्थन में यदुवंशी सेना ने जमकर विरोध भी जताया है और जाति विशेष पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले दूसरे पक्ष के लोगों को भी गिरफ्तार करने की यहाँ पर मांग की गई है। और देखिए, कटिहार रेल मंडल के बरसोई जंक्शन के पास एक महिला ने ट्रेन में ही अपने बच्चे को जन्म दिया है। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये रही कि इस दौरान रेलवे का जो निरीक्षण करने आए कटिहार रेल मंडल के जो डीआरएम थे, उन्होंने एक नेक पहल की है। सबसे पहले उन्होंने महिला का हाल जाना और उसके बाद जच्चा और बच्चा को जो तमाम सुविधाएं होती हैं वो उपलब्ध कराई गई। आपको बताते चले कि उन्होंने महिला के परिजनों से मिलकर रेलवे द्वारा उपलब्ध कराए गए सुविधा के साथ साथ जच्चा बच्चा का फल, जूस और पानी देकर अभिनंदन किया और रेलवे द्वारा इस व्यवस्था पर परिजनों ने खुशी जाहिर की है। की ट्रेन में किसी महिला ने जन्म दिया, इसलिए हम लोग यहीं पे बरसोई में डॉक्टर को बुलाए थे और हम लोग भी अटेंड किए और उनका हालचाल पूछे, उनको बधाई दिए। अच्छा, उनका बेटी पैदा हुआ है और हम लोग की तरफ से मिठाई, जूस, पानी ये सब हम लोग दिया उनको और हमारे तरफ से सबके तरफ से नवजात शिशु को हम लोग जो है बधाई दिया। वहीं यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ते युद्ध को लेकर अब यूक्रेन में जो भारतीय छात्र एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, अब वो धीरे धीरे भारत लौटने लगे हैं। इसी कड़ी में गया के जो छात्र हैं जो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, उत्कर्ष नाम के, वो भी गया लौट आए हैं और इसे लेकर जो उनके परिजन हैं उन्होंने राहत की सांस ली है। परिजनों का इस पर कहना है कि जब तक स्थिति यूक्रेन में सामान्य नहीं हो जाती है तब तक ऑनलाइन पढ़ाई कराया जाए। भारत और बिहार सरकार सभी छात्रों को वापस वतन बुलाए, ये छात्रों के परिजनों की ओर से मांग की गई है। यूक्रेन में तो जैसा कि आप जान रहे हैं, माहौल तो अच्छा नहीं है, डे बाई डे बिगड़ता ही जा रहा है। युद्ध का माहौल है वहाँ पे। अभी किस चीज का पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ? कौन सा ईयर में है अभी आप? मैं वहाँ पे एमबीबीएस 3rd ईयर में पढ़ता हूँ, बोगोमिलेट्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी कीव में। तो अभी इंडिया आ गए हैं, आपका क्लास बाधित हो रहा है क्या? हाँ, अभी क्लासेस तो कोर्स कैसे पूरा होगी आपकी? अभी तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि माहौल तो खराब है। पुत्र इंडिया आ गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर युद्ध की स्थिति थी, इसलिए हम लोग पूरा सब परिवार घबराए हुए थे, चाह रहे थे कि वहाँ पर जो है शांति हो। युद्ध का तो हम लोग विरोध कर रहे थे। अब मेरा पुत्र आ गया तो मैं बहुत खुश हूँ कि चूंकि युद्ध से नुकसान हो सकता था, लेकिन इस तरफ ये भी तकलीफ हो रही है कि पढ़ाई भी उसका बाधित हो रहा है। क्योंकि वहाँ पर ऑफलाइन पढ़ाई हो रहा था तो हम चाह रहे थे कि ऑनलाइन पढ़ाई हो, तो ऑनलाइन की अभी तक सुविधा नहीं है। भारत सरकार से ये मांग करते हैं
कि वो वहाँ पर जो है सो यूक्रेन में इस सरकार के वहाँ के लोग से बात करके पढ़ाई इसका ऑनलाइन। वही देखिए, कैमूर के एक अस्पताल में नवजात चोरी का मामला सामने आया है और इस चोरी के मामले में जो अस्पताल प्रबंधन और जो ग्रामीण है वो आमने सामने है। जहां पर अस्पताल प्रबंधन का ये कहना है कि महिला के पास बच्चेदानी ही नहीं है तो बच्चे का जन्म कैसे होगा, वहीं पर जो महिला के परिजन हैं और जो ग्रामीण हैं वो इसके उलट पूरे सबूत के साथ अस्पताल के दावों को खारिज कर रहे हैं। सब जानते हैं कि बच्चा होने वाला था। ये ककड़ी कुंडी गांव की महिलाएं हैं जो चैनपुर पीएचसी पर बच्चा चोरी का आरोप लगा रही हैं। इनका कहना है कि गांव की अनीता देवी ने चैनपुर पीएचसी में एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन पीएचसी से बच्चा गायब हो गया है। चैनपुर में का कहनी जा आपसे? कुछ नहीं, कन्या के बच्चा नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, फिर उसके बाद फिर नहीं हुआ, फिर भगवा है। भगवा के लेके आए आपके? मतलब चैनपुर का दरोगा। अच्छा, तो फिर उसमें रिपोर्ट में क्या निकला? मतलब कि झूठ है, बच्चेदानी इसका नहीं है। नहीं कोई सुनवाई नहीं है थाना पर। बच्चा गायब है, बच्चा नहीं है। कहत हमें कि सब बच्चा गायब के बच्चा भइले ना, पुलिस दरोगा सब जांच करा है तो कहे कि इसका बच्चा भइले ना। गाँव में देखले हैं कि बच्चा हो रहा है। चैनपुर पीएचसी के प्रभारी ने पीड़ित महिला और ग्रामीणों के दावे को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि अनीता देवी के पास बच्चेदानी है ही नहीं तो वो गर्भ धारण करेंगी कैसे और उसे बच्चा होगा कैसे। ये पूरी कोशिश अस्पताल को बदनाम करने की है। अनीता देवी का प्रसव हुआ ही नहीं है, क्योंकि अनीता देवी मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार गर्भ धारण करने के योग्य ही नहीं है, इसलिए बच्चा पैदा करने का सवाल ही नहीं हो रहा है। यह घटना केवल चैनपुर सरकारी अस्पताल को बदनाम करने की घृणित चाल है। अस्पताल के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन ये देखिए अनीता देवी का पासबुक। दावा है कि इसमें वो पैसा आया है जो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं के पोषण के लिए दिए जाते हैं। ये है टीकाकरण का कार्ड बताता है कि अनीता देवी को समय समय पर वो सभी टीके दिए गए जो गर्भवती महिलाओं को दिए जाते हैं। ये है आंगनबाड़ी का वो रजिस्टर जिसमें गर्भवती महिलाओं का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसमें भी अनीता देवी का नाम है। और तो और गांव की ये महिलाएं भी जोर जोर से कह रही है कि अनीता देवी गर्भवती थी। जो आशाकर्मी पूरे गर्भावस्था के दौरान अनीता देवी के संपर्क में रही वो भी कह रही हैं कि अनीता देवी गर्भवती थी। 3 महीना हो गल तो इन्हीं तो कहनी हमसे कि हमार डिलीवरी होखे वाला है, तो टीका लगत रहे तो उनके 20/8 के उनके टीका लगल है फर्स्ट, 16/9/21 के लगल है सेकेंड। अब फिर ओकरे बाद कहाँ जांच करौले उनको पता नहीं। यहाँ सवाल उठता है कि जब अनीता देवी गर्भवती नहीं थी तो उन्हें किस तरह टीके लगते रहे। अनीता देवी का नाम किस तरह आंगनबाड़ी के रजिस्टर में दर्ज हो गया। अगर अनीता देवी गर्भवती नहीं थी तो उन्हें प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत पोषण राशि कैसे मिल गई। अगर अनीता देवी गर्भवती नहीं थी तो क्या गांव की सारी महिलाएं झूठ बोल रही हैं। गांव वालों की शिकायत पर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने पूरे मामले की जांच कराने और दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। ये आपने मुझे बताया है जी सर, अगर जो संज्ञान में आपने बताया है मीडिया के द्वारा इस संज्ञान में आया है, हमारे जिला प्रशासन के पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं, इसकी पूरी जांच कराएंगे और इसमें जो भी दोषी होगा, जिस स्तर का भी लोग हो, उसको दंडित किया जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दूं। केंद्रीय राज्य मंत्री का आश्वासन के बाद अब अनीता देवी, उनके परिजन और गांव के लोगों को इंसाफ का इंतजार है। कैमूर से न्यूज़ 18 के लिए अभिनव कुमार सिंह की रिपोर्ट। कहते हैं बच्चे देश का भविष्य होते हैं, लेकिन भागलपुर के एक सरकारी स्कूल में
बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको बताते चले कि भागलपुर में एक सरकारी स्कूल है जहां पूरे स्कूल में मात्र एक कमरा है और इस एक कमरे में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5वीं तक की पढ़ाई होती है। स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि उन्होंने कई बार इसे लेकर शिक्षा विभाग से अपील की कि भवन की व्यवस्था कराई जाए, लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के दावे जो है शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है, लेकिन अभी हम जिस स्कूल में हैं वहाँ का हालात क्या है ये आप देखकर खुद समझ सकते हैं। प्राथमिक विद्यालय विश्वविद्यालय क्षेत्र नगर निगम का ये स्कूल है और यहाँ जो है एक ही रूम है, एक ही रूम में जो है 5 क्लास तक के बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं। आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि कैसे पढ़ते हैं। क्या नाम है बाबू? अभिषेक कुमार। किस क्लास में पढ़ते हो? 4th में। और कौन कौन क्लास के बच्चे साथ में पढ़ते हैं? 5 और 2 का और 4 का और पहला का। सब एक साथ पढ़ते हो? कुछ समझ में आता है? नहीं। और भी बच्चे हैं। किस क्लास में पढ़ते हो बाबू? 2रा। पढ़ते हो सब साथ में पढ़ते हो? हाँ। कई क्लास तक के बच्चे यहाँ पे? हाँ 6 क्लास। 5 क्लास? हाँ 5 क्लास के सब बच्चे एक साथ ही पढ़ते हैं? हाँ। कुछ समझ में आता है? नहीं। क्या बनना चाहते हो? इंजीनियर। कैसे इंजीनियर बनोगे जब एक ही क्लास में सब पढ़ते हैं? कुछ समझ में आता है? नहीं। नहीं आता है? नहीं। अलग अलग क्लास होना चाहिए था कि नहीं? हाँ। तो बच्चे जो है यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं और कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन एक ही क्लास में जब बच्चे पढ़ेंगे तो क्या हाल होगा यह समझा जा सकता है। यहाँ प्रिंसिपल हैं, हम उनसे बात करते हैं। मैडम कितने क्लास तक के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं आपके स्कूल में? 1 से 5। कैसे पढ़ाते हैं आप लोग? हम लोग 2 टीचर हैं, एक तरफ हम 3 क्लास लेके बैठते हैं और 2 क्लास एक टीचर बैठती हैं। तो 3 क्लास एक बार चलेगा, बच्चे को कुछ समझ में आएगा? उसी में पढ़ता है सर। अब एक ही रूम है तो क्या किया जाए। बच्चों का सपना है कि वो डॉक्टर इंजीनियर बने, क्या इस पढ़ाई में डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं? ये क्या बनते भी हैं सर, जिसको ज्यादा चाहत है तो बनिए जाता है। कोई समझ पाता होगा कुछ? जब पढ़ाई होती है ना तो हम बोलते हैं कि लिखने वाला काम उधर कराओ, इधर हम पढ़ाते हैं, ऐसे करके पढ़ा रहे हैं। 5 क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं? हाँ। कभी शिकायत किए हैं इस चीज को लेके अधिकारियों को? कभी लिख देते हैं कि इसमें भवन होना चाहिए। भवन अभी नहीं है, भवन बन जाएगा तो पढ़ाई और अच्छी होगी। लेकिन समझा जा सकता है कि एक ही रूम में जब 5 क्लास के बच्चे पढ़ रहे हों तो बच्चों को समझ में क्या आएगा और क्या शिक्षा वो ग्रहण कर रहे होंगे। सरकार के दावे काफ़ी है, लेकिन जो हकीकत है ये यहाँ पर नज़र आ रही है कि यहाँ पर अभी तक जो है स्कूल का भवन तक मुहैया नहीं कराया गया है, जबकि ये शहरी क्षेत्र का स्कूल है। अब देखने वाली बात है कि सरकार इस ओर कब तक ध्यान देती है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। कल हम लोग है सके उसकी जांच कराएंगे, क्योंकि अभी हम लोग है सके काउंसलिंग में हैं। यहाँ पर शिक्षकों का नियोजन पत्र है सके निर्गत किया जाना है। तो कल आप लोग के माध्यम से ये संज्ञान में आया कि एक ही कमरा है और ये देखना होगा है सबसे पहले कि उसके पास ज़मीन है कि नहीं। यदि ज़मीन रहती है तो हम लोग ऐसे प्राकलन करा करके और कल से परसों तक विभाग को लिख देंगे कि उसमें है से कि प्राथमिक विद्यालय में अतिरिक्त कमरे की व्यवस्था कराई जाए। और देखिए, पटना में आए दिन चोरी की घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन इस बार जो मामला सामने आया है वो बेहद ही अजीबोगरीब और बेहद ही नया है। आपको बताते चले कि पटना में चोरों ने पटना की सड़कों पर लगे लगभग सभी डस्टबिन को चुरा लिया है। पूरी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान के तहत पूरे पटना में जगह जगह पे डस्टबिन लगाया गया था और इसी तरह से डस्टबिन जो है वो पूरे शहर में लगाया गया था, लेकिन अब ये डस्टबिन जो है वो चोरी होने लगी है। हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं कि पटना के कई इलाके हैं जहां पे लगे हुए डस्टबिन जो है वो चोरी हो गई है। चोरों ने यह हरकत किया है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से डस्टबिन लगाया गया था ताकि शहरवासी अपने घरों के कचरे इस डस्टबिन में डाल दें और फिर निगम की गाड़ी जो आती है वो इस डस्टबिन में रखे हुए कचरे को अपने साथ लेकर के जो डंप एरिया है वहाँ जा कर के उन कचरों को डंप कर दे। यहाँ देखिए, यहाँ से भी जो है ये डस्टबिन
जो लगाया गया था वो चोरी हो गया है। और आम हो या खास, सभी के घर के पास से ये डस्टबिन जो है वो चोरी हुआ है। ये जज का आवास है और न्यायाधीश के आवास के बाहर जो डस्टबिन लगा था वो भी चोरी हो गई है। समझ सकते हैं कि जो न्यायाधीश अपराधियों को सजा देते हैं उनके घर से भी डस्टबिन चोरी करने में चोरों ने गुरेज नहीं किया। हिमाकत कितनी है वो इस तस्वीर से समझ सकते हैं। दूसरी तस्वीर हम दिखाते हैं। यहाँ जो तस्वीर है ये सीएम हाउस जाने वाला ये सड़क है और यहाँ पे ये डस्टबिन लगाया गया था। नेता प्रतिपक्ष का जो है कोठी आगे है, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का आवास है, जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनका आवास है। तो समझ सकते हैं कि वीवीआईपी एरिया में भी ये डस्टबिन लगाए गए थे और ये भी सुरक्षित नहीं है। इसे भी चोरों ने चुरा लिया है। महज चंद पैसों के लिए ये हरकत जो है वो जो असामाजिक तत्व है उनके तरफ से किया जाता है और लगातार जो इस तरह की घटनाएं हैं वो घट रही है। लेकिन निगम भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहा है, शिथिलता बरत रहा है, क्योंकि हर साल निगम को जो है करोड़ों रुपए आते हैं शहर में इस तरह से डस्टबिन लगाने को। स्वच्छता अभियान के तहत जो है निगम को पैसा आता है और उन पैसों का इस्तेमाल करके निगम फिर से डस्टबिन लगा देता है और फिर चोर जो है वो अपनी हरकत से बाज नहीं आते, फिर डस्टबिन की चोरी जो है वो करते हैं। बहरहाल देखना होगा कि इस खबर को देखने के बाद पटना नगर निगम जगता है नींद से या नहीं। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। झारखंड के पहाड़ और जंगलों में कदम कदम पर इतिहास छिपा और दबा हुआ है, लेकिन जरूरत है कि इसे दुनिया के सामने लाया जाए। रांची के बीचों बीच बसे एक धरोहर की भी हालत कुछ ऐसी ही है, जो गुमनामी की जिंदगी जीने को मजबूर है और अनदेखी की वजह से इसके कई जो अवशेष हैं वो अब जमींदोज हो गए हैं। कुछ लेख है जिसको कोई पढ़ नहीं सका आज तक, ये वाला। कहते हैं इतिहास अपनी खासियत को सिर्फ बताता ही नहीं बल्कि इशारों में गुजर चुकी कहानी को भी बताने की कोशिश करता है। रांची शहर के बीचों बीच मधुकम बस्ती में भी करोड़ों साल पुराने चट्टानों और पत्थरों पर एक ऐसी ही अबुझ पहेली छिपी है। जानकारी मिलने पर न्यूज़ 18 की टीम जब ऐतिहासिक चट्टानों के करीब पहुंची तो स्थानीय लोगों ने बताया कि करीब 200 की संख्या में बिखरे इन चट्टानों में 3-4 ऐसे थे जिन पर खुदे हुए कुछ अक्षर लिखे थे। लेकिन बस्ती के बीचों बीच 6 महीने पहले बनी पीसीसी सड़क में वे ऐतिहासिक चट्टानें जमींदोज हो गई। कभी आपने देखा कि कितने पत्थर पर कुछ अंकित था भाषा के रूप में? नहीं, 2-3 से ज्यादा तो पत्थर तक नहीं देखे लिखा हुआ। हाँ। सब 2-3 था बस। वो रोड बने ढकाए, फिर 1-2 हो सकते इधर उधर छोटा मोटा में लिखा होगा, खोजना पड़ेगा उसे। अच्छा, तो ये बताएं कि आपने देखा होगा कुछ रंग से लिखा हुआ था या कोई पत्थर के ऊपर जो छेनी हथौड़ा मार के लिखते हैं वैसा था? कुछ रंग से नहीं लिखा हुआ था, छेनी हथौड़ी मार के लिखा हुआ था, उस टाइप का आकृति में था। आकृति। इन चट्टानों और पत्थरों की जानकारी लेने हम राज्य के जाने माने पर्यावरणविद नीतीश प्रियदर्शी के पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि करीब 2 साल पहले उन्होंने उन चट्टानों पर लिखे अक्षरों की तस्वीर खींची थी, लेकिन उसे सहेजने में सरकार विफल साबित हुई। हमने इसको पोस्ट को डाला था अपने ब्लॉग में भी और अपने फेसबुक पर भी। तो दक्षिण भारत से, खासकर तमिलनाडु से, चेन्नई से 1-2 हमारे मित्रों ने कहा कि ये जो लिखा हुआ आप चट्टान पर दिखा रहे हैं ये हमारे तमिलनाडु के एक कोई लिपि से मिलता जुलता है। तो उन्होंने कहा था कि हम लोग आके इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, ये दक्षिण भारत की लिपि से मिलता जुलता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि अब ये चट्टान जो है जिस पर लिखा हुआ है वो सड़क बनाने के नीचे आ चुका है। नीतीश प्रियदर्शी ने बताया कि ये ग्रेनाइट चट्टानें करोड़ों साल पुरानी हैं, लेकिन आज तक इन ऐतिहासिक पत्थरों और चट्टानों को कभी एक धरोहर के रूप में विकसित करने की कोशिश नहीं की गई। बहुत बड़ी गलती हो गई है, इस स्क्रिप्ट को बचा के रखना था, क्योंकि ये पांडुलिपि को इसको जो लिखा हुआ इसको आज तक कोई नहीं पढ़ पाया और ये धीरे से गायब हो गया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और इस तरह के जो मेगालिथ स्ट्रक्चर्स हैं जो कब्र की तरह बने हुए हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ये एक अपने को इतिहास बताता है हजारों साल का। किस तरह की सभ्यता रही होगी, क्या रही होगी उस वक्त यहाँ, इसका मतलब यहाँ भी उस वक्त भी सभ्यता थी, तो ये सभ्यता कहाँ चली गई, तो इस सब एक सारा ये स्ट्रक्चर्स बताता है। सघन इलाका है, आप देख रहे होंगे चारों तरफ
यहाँ पर घर बने हुए हैं और बीचों बीच में एक मैदान है। इसी मैदान में कई जो पत्थर के टुकड़े हैं बिखरे पड़े हैं और बताया जाता है कि यहाँ पर्यावरणविद भी बताते हैं कि यह पत्थर मामूली नहीं है बल्कि अनमोल है, प्राचीन इतिहास की कहानी कह रहे हैं। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि राज्य सरकार इस अमूल्य धरोहर को बचा कर रखे। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, रामगढ़ के मांडू प्रखंड के एक गांव की महिलाएं बांस से आकर्षक वस्तुएं बनाकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं और अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। आपको बताते चले कि इन महिलाओं को बांस से आकर्षक वस्तुएं बनाने के लिए 30 दिन का प्रशिक्षण दिया गया और उसके बाद ये जो महिलाएं हैं वो बांस से आकर्षक वस्तुएं बनाकर स्वावलंबी बन रही हैं। इन महिलाओं से बात की हमारे सहयोगी जावेद खान ने। देखिए महिलाओं ने क्या कुछ शेयर किया। अभी मैं मौजूद हूँ मांडू प्रखंड के बोंगाहरा के तुरी टोला में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं बांस से बने उत्पादों को, आकर्षक उत्पादों को आप देख सकते हैं। इसमें कई तरह के उत्पाद हैं और यहाँ पर कई महिलाओं को आप देख सकते हैं जो यहाँ प्रशिक्षण ले रही हैं, बांस से बने सामानों को बनाने को सीख रही हैं। कुल 40 महिलाएं हैं जिन्हें यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 30 दिनों का प्रशिक्षण यहाँ पर शुरू किया गया है। खासकर के मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड के माध्यम से इन महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब देख सकते हैं बांस के बने सामानों को, आकर्षक सामान यहाँ बनकर तैयार हैं। यहाँ सीधे बात कराते हैं जो प्रशिक्षण दे रही हैं। बताइए किस तरह से प्रशिक्षण दे रही, क्या क्या बना रही हैं बांस के सामान को? सर, यहाँ 30 दिवसीय योजना चल रहा है जिसके तहत हम लोग 40 महिलाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं बांस के सामान से। तो यहाँ हम लोग लैंप बॉक्स हो गया, पेन स्टैंड, पेंसिल बॉक्स, बिग लैंप हो गया, स्टार, पाइनएप्पल, बहुत सारा बांस का ही अलग अलग डेकोरेशन का सामान सिखा रहे हैं बनाने का। तो 30 दिवसीय में हम लोग का यही कोशिश रहेगा कि ये लोग अच्छे से सीख पाए और आत्मनिर्भर बने आर्थिक रूप से। इन लोग को घर बैठे काम भी कर सकती हैं। इन लोग को बांस भी गांव से ही मिल जाएगा और आसानी से सामान उत्पाद करके और मार्केट में बेच सकती हैं। कहाँ के मार्केट में बेचती हैं सामानों को? ये लोग कोई भी मार्केट, जैसे साप्ताहिक वाला जो लगता है, साप्ताहिक हाट, लोकल बाज़ार, वो सब में बिक्री हो सकता है। बाकी इन लोग को ऑर्डर भी मिलेगा तो मतलब भारी मात्रा में ये लोग एक साथ मिल करके उत्पाद कर सकती है उस चीज़ को। अच्छा, तो आपने सुना कि स्थानीय बाज़ारों में इन सामानों को बेचा जाता है और इसका अच्छा दाम भी मिल पा रहा है। प्रशिक्षण पा रही एक महिला, इनसे पूछते हैं कि कैसे कितना फ़ायदा हो रहा है प्रशिक्षण के बाद, बताइए। हम लोगों को मतलब सीखने के बाद अच्छा लग रहा है और सीख भी रहे हैं हर चीज़। आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही सीखने के बाद? हाँ। तो आपने देखा बांस से बने सामानों को किस तरह का उत्पाद यहाँ बनकर तैयार है। आकर्षक सामान यहाँ पर बना हुआ है और ये बाजार में यहाँ से जाते हैं और हाथों हाथ बिक जाते हैं। और इस तुरी टोला की महिलाएं जो हैं इसका प्रशिक्षण ले करके आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। वहीं झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 25 फरवरी से लेकर 25 मार्च तक चलेगा और इससे लेकर सुरक्षा के जो चाक चौबंद व्यवस्था है वो लगातार की जा रही है। आपको बताते चले कि रांची एसपी ने इससे लेकर क्राइम मीटिंग रखी है और इस क्राइम मीटिंग में जो सभी पुलिसकर्मी हैं, एसएसपी, डीएसपी, सभी को निर्देश दिए जाएंगे। सके तो अपने आप प्रतिष्ठानों में, दुकानों में, शॉप्स में, मॉल में, कॉम्प्लेक्स में, रेस्टोरेंट में आप वो लगवाएं, सीसीटीवी कैमरा लगवाएं। तो सीसीटीवी कैमरा कहाँ लगवाया जाए, उसकी फिटिंग कहाँ हो, उसका जो है जो एक मॉनिटरिंग कहाँ से हो। इसके अलावा सिटी सीलिंग की बात हम लोग किए थे कि शहर के वैसे के मुख्य चौक चौराहे या अप्रोच एग्जिट रूट जहाँ से शहर में प्रवेश करते हैं, शहर से बाहर निकलते हैं, वहाँ पे कैसे बंदोबस्ती किया जाए, मोर्चाबंदी कैसे किया जाए, बैरिकेडिंग कैसे किया जाए। तो उस संदर्भ में आज की समीक्षा की जानी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक